आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। दिसंबर की सर्दियों में सवेरे सवेरे चिट्ठी की आवाज़ सुन घर के अंदर से महेंद्र आंखें मलता हुआ गेट खोलने आता है। सामने डाकिये का चेहरा एक पल को उसे कुछ जाना पहचाना सा लगता है, पर आंखों में भरी नींद की खुमारी की वजह से वो उस पर ध्यान नहीं देता और चिट्ठी लेकर वापस अंदर आते वक्त वो उस चिट्ठी को अलट पलट करके देखता है। उस पर भेजने वाले का कोई पता न था। आजकल ईमेल के ज़माने में भला चिट्ठी कौन भेजता है? बड़बड़ाते हुए घर के अंदर दरवाजे के पास टेबल पर वो चिट्ठी रख नहाने चला गया और फिर ऑफिस चला जाता है। रात को वापस आने पर दरवाज़ा खोलते समय उसकी पत्नी का फ़ोन आता है। फ़ोन पर बातें करने के बाद वो हाथ मुंह धोकर खाने की तैयारी करता है। खाने से फ्री होकर महेंद्र अपने बेड पर बैठकर मोबाइल में नोटिफिकेशन चेक कर रहा था। तभी उसकी नज़र मुश्ताक के भेजे गए एक मैसेज पर पड़ती है। महेंद्र मैसेज पढ़कर हड़बड़ी में मुश्ताक को फ़ोन लगाता है। हेलो हेलो मुश्ताक, क्या हुआ? इस पर मुश्ताक बोला, यार वो अपना माइकल था ना, 2 दिन पहले उसकी मौत हो गई। इस पर महेंद्र बोला, मौत? क्या? हेलो हेलो, और फ़ोन कट हो जाता है। महेंद्र बार बार मुश्ताक को फिर से फ़ोन लगाने की कोशिश करता है, पर फ़ोन नहीं मिल पा रहा था। थक कर वो फ़ोन बेड पर फेंक कमरे से बाहर चला जाता है। हॉल में पहुंचने तक उसे कॉलेज के दिन याद आ जाते हैं। कैसे वो माइकल, मुश्ताक और मनदीप चारों दोस्त कॉलेज में मस्ती किया करते थे। फाइनल ईयर में तो वो चारों फ्रेशर्स की रैगिंग बड़े जोश से लिया करते थे। और वो दिन भी याद आता है जब उन्होंने एक फ्रेशर की रैगिंग ली। वो सब याद आते ही अचानक उसके जहन में सवेरे वाले डाकिये का चेहरा रौंद जाता है, जो कुछ कुछ उस फ्रेशर के चेहरे से मिलता था। उसका चेहरा याद आते ही महेंद्र के माथे पर पसीना चू जाता है, दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसे ये भी याद आता है कैसे रैगिंग के कुछ दिनों बाद उस लड़के ने हॉस्टल में सुसाइड कर लिया था। महेंद्र अपने आप से बातें करते हुआ बोलता है, पर वो तो मर गया, फिर सुबह कौन? घबराकर महेंद्र वापस बेड पर चला जाता है और अपने डर से बचने के लिए सोने की कोशिश करता है, पर अब उसे नींद नहीं आ रही थी। अपना मन बहलाने के लिए वो मोबाइल देखने लगता है, मगर अब मोबाइल में भी उसका मन नहीं लग रहा था। वो इस सब से ध्यान हटाने के लिए कुछ खोज ही रहा था कि उसको सवेरे आई चिट्ठी का ख्याल आता है। दरवाजे तक पहुंच चिट्ठी उठाकर वापस बेडरूम में आता है महेंद्र और चिट्ठी खोलता है। उसने देखा कि वो पूरी चिट्ठी खाली है, बस खून के कुछ छींटे और ऊपर लिखा है डियर महेंद्र। चिट्ठी के निचले हिस्से पर तुम्हारा चेतन लिखा हुआ है। महेंद्र बड़बड़ाते हुए बोलता है, उसका नाम भी चेतन ही। तभी चिट्ठी उसके हाथों से छूटकर हवा में तैरने लगती है। ये देख महेंद्र की सांसें तेज हो गईं, गला सूख गया, धड़कन रेल की तरह दौड़ने लगी। हवा में उड़ते उड़ते चिट्ठी अचानक से गायब धुएं में तब्दील हो गई। धीरे धीरे धुआं इंसान की आकृति का रूप लेने लगा। अब महेंद्र को धुएं में चेतन का चेहरा नजर आने लगा। चेतन की नज़रों से जब महेंद्र की नज़रें मिली तो महेंद्र डर के मारे कँपाने लगा, क्योंकि चेतन का चेहरा अब बहुत ज़्यादा डरावना नज़र आ रहा था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और जुबान बहुत लंबी थी। महेंद्र समझ गया
कि शायद ये उसकी आखिरी रात होने वाली है। मगर तभी वहां पर महेंद्र का पड़ोसी आ पहुंचा। दरअसल उसका पड़ोसी उसके लिए कुछ खाने को लाया था। पड़ोसी के आते ही चेतन की आत्मा पता नहीं कहाँ गायब हो गई। फिर उसके बाद महेंद्र ने तुरंत उस खत को जला दिया और फिर सब कुछ ठीक हो गया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। आज की दूसरी कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे नए चैनल डार्क टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां हर शाम 7:30 बजे नई वीडियोस आती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज से 20 साल पहले हमारे गांव में बिजली की कोई सुविधा नहीं थी। गांव वाले दिन के वक्त ही अपना सारा काम निपटा लेते हैं और अंधेरा होने के बाद अपने अपने घरों से बाहर नहीं निकलते हैं। ऐसे ही एक दिन मैं किसी काम से बगल के गांव अपनी मौसी के घर गया था, जहां से निकलते निकलते मुझे अंधेरा हो गया। तेज कदमों से आगे बढ़ रहा मैं बस अपने आप से यही कह रहा था, अंधेरा होने के बाद मुझे नहीं आना चाहिए था। खैर, अब किया भी क्या जा सकता था। मौसी के घर से मेरा घर पैदल आने या जाने में करीब 1 घंटे का वक्त लग रहा था। पैदल चल रहा मैं बस अपनी निगाहें रास्ते के किनारे इधर उधर घुमाए जा रहा था। अंधेरा इतना छाया हुआ था कि मुझे कुछ भी साफ साफ दिखाई पड़ नहीं रहा था। बस मेरी टॉर्च की हल्की रोशनी में जो थोड़ा बहुत दिख रहा था, उसी के सहारे मैं आगे बढ़े जा रहा था। रास्ते के किनारे लंबे लंबे पेड़ इस घने अंधेरे में और भी ज़्यादा डरावने लग रहे थे। सन्नाटा इतना फैला हुआ था कि उस रास्ते पर मेरे चलने की आवाज़ भी साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी रास्ते के बीचों बीच काफ़ी सारा खून फैला हुआ दिखा। इतने सारे खून को देखकर मेरे होश उड़ गए। देखने से तो ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने अभी अभी किसी को मारा हो। मैं दहशत भरी नज़रों से अभी उस खून को देख ही रहा था कि तभी रास्ते के किनारे झाड़ियों की तरफ से किसी आदमी की काफ़ी तेज चिल्लाने की आवाज़ आई। ये सुनकर मैं एकदम से सहम गया। मैं और वहाँ रुक नहीं सका और तेज कदमों से घर की तरफ भागने लगा। अभी मैं 2-4 कदम आगे गया ही था कि तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई ठीक मेरे पीछे है। मैं किसी तरह से हिम्मत जुटाकर पीछे मुड़ा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। दरअसल ठीक उस खून को एक बूढ़ी औरत अपनी जीभ से चाटे जा रही थी। मेरी टॉर्च की लाइट पड़ते ही उस बूढ़ी औरत ने अपने चेहरे को मेरी ओर घुमाया तो मैं कांपने लगा। दरअसल उस बूढ़ी औरत का चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था और उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। मैं अभी खड़े खड़े उस औरत को देख ही रहा था कि तभी एक झटके में वो औरत मेरे करीब आ गई और मेरा गला पकड़ लिया। उसकी शक्ल इतनी डरावनी थी कि मैं देख तलक नहीं पा रहा था कि तभी उस बूढ़ी औरत ने एक भारी सी आवाज में कहा, अब तेरा खून पीऊंगी। उसने मेरे गले को इतनी जोर से दबाया था कि अब मेरी आंखों के सामने सब कुछ काला पड़ने लगा था। मैं अपने आप को मरा हुआ मान चुका था कि तभी मुझे पीछे से साइकिल की घंटी की आवाज़ आई, मगर तब तक मैं बेहोश हो गया। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं ज़मीन पर पड़ा हुआ था और एक आदमी मेरे चेहरे पर पानी के छींटे मारते हुए मुझे जगाने की कोशिश कर रहा था। होश में आते ही मैं एकदम से उठकर बैठ गया और इधर उधर उस औरत को देखने लगा, जिस पर उस आदमी ने कहा, मेरे आने में अगर थोड़ी भी देर हो जाती ना तो अभी तक तुम जिंदा नहीं होते। जिस पर मैंने उस आदमी से कहा,
शुक्रिया भाई साहब, मगर वो बूढ़ी औरत कौन थी? इस पर उस आदमी ने कहा, वो बूढ़ी औरत एक पिशाचनी है जो रात के वक्त इसी रास्ते पर भटकती रहती है। आगे उस आदमी ने बताया, दरअसल आज से कई साल पहले इसी रास्ते पर उस बुढ़िया का घर हुआ करता था। वो काफ़ी गरीब थी और अपना गुजारा भीख मांगकर करती थी। वो सर्द की एक रात थी जब उस बुढ़िया ने ठंड से बचने के लिए कुछ लकड़ियां जलाई, मगर ना जाने कब उसके कपड़े आग के चपेट में आ गए और वो बूढ़ी औरत जलने लगी। मगर काफ़ी रात हो जाने के कारण उसे किसी तरह की मदद नहीं मिली और उसने दम तोड़ दिया। सारी बात बोलने के बाद उस आदमी ने कहा, तुम कहाँ रहते हो और इतनी रात गए कहाँ जा रहे थे? जिस पर मैंने कहा, मैं लालपुर गांव में रहता हूँ और अपनी मौसी के घर से आ रहा हूँ। मेरे इतना कहते ही उस आदमी ने कहा, चलो मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, तुम्हें छोड़ देता हूँ। जिसके बाद मैं उसकी साइकिल पर बैठ गया और हम दोनों आगे बढ़ने लगे। मगर मेरे मन में एक बात खटक रही थी कि इस आदमी को उस बुढ़िया ने कुछ किया क्यों नहीं। खटकते हुए मन से मैंने उस आदमी से पूछा, आप इतनी रात को कहाँ जा रहे थे? और सब पता होने के बावजूद भी बुढ़िया कुछ नुकसान क्यों नहीं पहुँचाई? इस पर उस आदमी ने कहा, इसके पीछे एक कहानी है। मेरे आगे पूछने पर उस आदमी ने बताना शुरू किया। दरअसल 4 साल पहले मैं अपने काम से इसी रास्ते के सहारे अपने घर लौट रहा था। उस दिन काफ़ी तेज बारिश हो रही थी। ऐसे तो मेरी काम से छुट्टी 7:30 बजे हो जाया करती थी, मगर उस दिन बारिश के कारण मैं फंस गया था। बारिश भी काफ़ी मूसलाधार हो रही थी। जब बारिश थोड़ी हल्की हुई तो वक्त हो रहा था 8:30 बजे का। मैंने अपना साइकिल निकाला और घर की तरफ बढ़ने लगा। उस समय रात के 8:30 बजना, यानी कि अभी से भी ज़्यादा सन्नाटा। घने अंधेरे में गीले कच्चे रास्ते पर साइकिल चला रहा मैं अपने घर की तरफ आगे बढ़े जा रहा था। अमावस थी उस दिन, तो घर वालों ने घर जल्दी आने को कहा था, मगर मेरी मनहूस किस्मत को ये मंजूर ही नहीं था। अभी मैंने आधा सफ़र तय किया ही था कि तभी बूंदाबांदी बारिश मूसलाधार में तब्दील हो गई। मैं अभी अभी बुखार से ठीक हुआ था, तो मुझे भीगना सख्त मना था। इसलिए मैं साइकिल लेकर पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। बिजली भी इतनी तेज कड़क रही थी कि उसकी आवाज़ से मेरी दिल की धड़कनें बढ़ जा रही थी। अभी मैं उस पेड़ के नीचे खड़ा ही था कि तभी पेड़ के ऊपर से किसी के हंसने की आवाज़ आई। मैंने जब पेड़ के ऊपर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मैंने इसे अपना मन का वहम माना और चुपचाप उसी तरह खड़ा रहा, मगर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अभी मैं खड़ा ही था कि तभी पेड़ के ऊपर से कुछ मेरे हाथों में टपका। मैंने जब ध्यान से अपने हाथ को देखा तो मेरे हाथों में खून टपका हुआ था। मैंने झट से अपनी निगाहें वापस से पेड़ की ऊपर घुमाई तो मेरे होश फाख्ता हो गए। दरअसल पेड़ के ऊपर वही बूढ़ी औरत बैठी हुई थी और खून उसके मुंह से टपक रहा था। ये देखकर इतनी बरसात में भी अंदर से मैं पूरी तरह से सूख गया था। अभी मैं कपकपाते हुए कदमों से भागने ही वाला था कि तभी उस औरत ने अपने लंबे हाथों को बढ़ाकर मेरा गला पकड़ लिया और एक ही झटके में मेरे सर को धड़ से अलग कर दिया और मेरे शरीर को नोच नोच कर खा लिया और मैं तड़पता हुआ वहीं मर गया। उस आदमी से सारी बात सुनने के बाद मैंने कहा, मगर आप तो जिंदा हैं। जिस पर उस आदमी ने भारी सी आवाज में कहा, कौन कहता है कि मैं जिंदा हूँ? और इतना बोलते ही उस आदमी का सर नीचे गिर गया और उसका धड़ साइकिल चलाए जा रहा था। मैंने जब उस आदमी के गिरे हुए सर की ओर देखा
तो वो हवा में उड़ते हुए हमारे साथ चल रहा था कि तभी उस कटे हुए सर ने कहा, मेरी आत्मा यहीं भटकती रहती है। तुम मेरा एक काम करोगे? मेरे घर वाले नहीं जानते हैं कि मैं मर चुका हूँ। उनको लगता है कि मैं लापता हूँ। तुम मेरे घर जाकर सभी को बता देना और मेरा अंतिम संस्कार करने को बोल देना। मेरा अंतिम संस्कार होने के बाद ही मेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। जिसके बाद उस आत्मा ने मुझे घर छोड़ दिया और अगले दिन मैं उस आदमी के घर जाकर सभी को सब कुछ बता दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।